नमस्कार भाइयों, राममान एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 हम आपसे करा चुके हैं। आज हम उसका पार्ट 2 कराएंगे। जो हमारा सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 था भाई, उसमें हमने सिर्फ इस चीज पर ध्यान दिया कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस मिल जाए। तो ज्यादा टफ सवाल नहीं थे, बिल्कुल ईजी सवाल थे उसमें, लेकिन सीखने लायक बहुत अच्छे सवाल थे, प्रैक्टिस लायक बहुत अच्छे सवाल थे। अगर भाई आपने हमारा वो पार्ट नहीं किया है तो उस पार्ट को पहले जरूर देख लें, उसके बाद इस पार्ट को देखें। अगर आपने वो पार्ट नहीं किया है तो आप आई बटन में देखिए, आई बटन में आपको वो पार्ट मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर हम सेकेंड पार्ट पर आपको लेकर चल रहे हैं। आपको फर्स्ट पार्ट के बाद ही सेकेंड पार्ट करना है भाई। तो शुरू करते हैं आज का सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। देखिए भाई, जब हम इसकी बात करते हैं तो पहला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या के वर्ग में से उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के वर्ग को घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या किस अधिकतम संख्या से विभाजित होगी। ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या है के वर्ग में से उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के वर्ग को घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या किस अधिकतम संख्या से विभाजित होगी, और ये ऐसे बताना जो 100% विभाजित हो। ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, देखिए अब इसके लिए हमारे पास 2 चीजें हैं। 2 चीजें क्या, एक तो हम थोड़े से गैस कर सकते हैं, जैसे कि पहले कोई भी 2 अंकों की संख्या लेते हैं, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास संख्या है 21 और इसको पलटे तो 12। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के वर्ग में से उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के वर्ग को घटाएं, यानी 21 के वर्ग में से 12 का वर्ग घटाना है। तो 441 माइनस 144, 441 में से 144 घटाना है हमें, याद रखिए भाई। तो हमारे पास बचेगा 297। ठीक है, अब 297 जो है ये क्या है, इसको आप कह सकते हो 99 गुणा 3। कोई और संख्या लेते हैं, अगर हम इसकी जगह हम ले लेते हैं 52। 52 का वर्ग पलटे तो 25 का वर्ग। 52 के वर्ग कितना होता है 2704 में से 625 घटाएं। अब जब 2704 में से 625 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, 2700 में से 600 घटाएं तो हमारे पास 2100 बचता है, लेकिन उसमें 21 कम है। तो 2100 में 21 कम है तो 2079। अगर हम 2079 की बात करें तो ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं 99 गुणा 21। तो ये भी 99 से कट रहा है। ठीक है, और भी संख्या देख सकते हैं तो हमारा आंसर 99 आ रहा है। लेकिन ये तो हम 2-3 संख्याओं पर चेक करके देख सकते हैं, लेकिन कहेंगे ये 3 से भी कट रहा, 99 से भी कट रहा, ये 99 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, तो क्या 99 गुणा 3 यानी 297 से कट सकता है क्या? ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो उसके लिए हमें और भी एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। एक तरीका तो हमारे पास ये होता है भाई, जिसमें हम उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम मैथ के हिसाब से। मैथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखते हैं। देखिए, मान लीजिए 2 अंकों की एक संख्या है 10x प्लस y। इसके अंकों को पलट दे तो 10y प्लस x। 10x प्लस y संख्या है, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या है। इनके वर्गों को घटाएं तो कितना हो गया, 100 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 20 x y। 2 इंटू 10x इंटू y। अब देखिए माइनस ये सारे माइनस हो जाएंगे, मालूम है आपको। 100 है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 20xy। 20xy कैंसिल हो गए। ओके भाई, अब देखते हैं 100x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 100y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर और x स्क्वायर को देखिए तो ये बचा 99x स्क्वायर। y स्क्वायर प्लस का है, 100y स्क्वायर माइनस का है, माइनस का 99y स्क्वायर बच गया। 99 को कॉमन ले लिए, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इसका मतलब कोई भी संख्या लेंगे उसमें 99 कॉमन जरूर आएगा। जब हमारी 2 अंकों की संख्या तो 99 कॉमन आएगा। अब जब 99 कॉमन आएगा तो इसका मतलब वो 99 में से कटेगी ही कटेगी। जो भी संख्या मिलेगी हमें, जो इनका अंतर आएगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। 99 से जरूर कटेगा, चाहे x चाहे y कुछ भी हो।
समझ में आ गया भाई। तो अगर इस सवाल की बात करें कि अधिकतम किस संख्या से विभाजित होती है, तो 99 से 100% विभाजित होगी, और किसी से हो या ना हो लेकिन 99 से जरूर विभाजित होगी भाई। समझ में आ गया, उत्तर समझ में आ गया होगा। तो एक ये ओरिजिनल मैथ का तरीका है, बाकी आप थोड़ा साइंस लगा कर भी कर सकते थे, लेकिन इसमें ओरिजिनल मैथ अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा है भाई। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अब ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कई बार हमारे सामने कि इसको वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखेंगे, इसको वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखेंगे, इसको वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखेंगे। ये हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दे दिए। देखिए, पहले वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं। तो जब हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं तो सपोज कीजिए हमसे कोई कह रहा है, देखिए मैं समझाने के लिए हाथ से लिख रहा हूं मैं। अगर हमसे कोई कह रहा है 185, तो 185 को हम क्या बोल सकते हैं, 185 गुणा 1, और 1 का मतलब है 10 की पावर 0 बोल सकते हैं। ठीक है, 185 गुणा 10 की पावर 0 है। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो इसको हम बोल सकते हैं 18.5 गुणा 10। 10 का मतलब 10 की पावर 1, क्योंकि 18.5 में 10 की गुणा करेंगे तो 185 रहेगा। थोड़ा और बढ़ाएं तो इसको बोल सकते हैं 1.85 इंटू 100। 100 का मतलब है 10 की पावर 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दशमलव यहां थी या इसमें यहां थी। जब हमने दशमलव को इधर खिसकाया तो 10 की पावर 1 बढ़ गई, जब एक और स्थान खिसकाया तो 10 की पावर 1 और बढ़ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम दशमलव को इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं, तो हमारी पावर में बढ़ोतरी होती है, और अगर हम दशमलव को इधर मूव कर रहे हैं तो पावर में कमी होती है। ये समझ में आ गया। पहली चीज तो आपको याद रखनी है, जब भी आपको वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है तो याद रखना दशमलव को आप राइट से लेफ्ट ला रहे हैं तो प्लस करेंगे पावर को, और लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं तो पावर को माइनस करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये चीज आपको मैंने समझा दी है क्यों हो रहा है, ये इसलिए भी समझाया कि अगर भूल जाए तो। ठीक, दूसरी बात भाई, अब वैज्ञानिक पद्धति में लिखते समय हमें जो ध्यान रखना है कि हमारा जो है दशमलव जो है उससे पहले 1 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दशमलव से पहले 1 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। इसका मतलब इसको लिखेंगे हम 5.43। इसको क्या लिखेंगे, 5.43, यानी ये वाली दशमलव इधर मूव करनी है हमें। ठीक है, इधर मूव कर रहे हैं तो हमारी पावर घटेगी, ये भी क्लियर है। अब कितनी घटेगी देखते हैं, 1 2 3 4 स्थान इधर खिसकाया है तो 4 पावर में कमी कर देंगे, तो 10 की पावर 4 कम करा तो 5 रह गई। पहले 9 थी, अब 5 रह गई भाई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए, फिर से मैंने क्या बताया, हम बोल रहे हैं कि जब आप वैज्ञानिक पद्धति में लिख रहे हैं तो दशमलव से पहले 1 अंक होता है, 2 अंक दशमलव के बाद होते हैं, यानी हमारी जो दशमलव आएगी वो यहां पर आएगी, तो हम बोलेंगे 5.43 गुणा। फिर दूसरी बात आपको याद रखनी है, जब दशमलव को इधर खिसकाते हैं तो पावर घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो 10 की पावर 9 में से 4 कम कर दिया, 1 2 3 4 स्थान कम करा तो कितना बचा, 9 में से 4 कम हुआ तो 5 रहेगा। ठीक है, दूसरे को देखते हैं, इसमें देखते हैं, यहां दशमलव है तो हमें चाहिए 2.75। दशमलव को हमने 2 स्थान इधर खिसकाया, जब दशमलव को 2 स्थान खिसकाया तो पावर घटेगी, 10 की पावर -5 था, -2 और करें तो -7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए -5 -2 बराबर क्या होता है, -7। पहले -5 था, 2 और कम करना है तो -7 हो गया, ये भी ध्यान रहेगा। ओके भाई, ठीक है, तो माइनस की पावर है तो भी यही करना है, प्लस की आए तो भी यही करना है। अब तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरे सवाल की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखें, इसमें कोई दशमलव नहीं है, कोई 10 की पावर नहीं है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं हम 382 गुणा 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर 1 जीरो तो 10 की गुणा, 2 जीरो तो 100 की गुणा, 3 जीरो तो 3000 की, और 4 जीरो 10 मतलब 10,000 की। कोई दिक्कत नहीं भाई, बोल सकते हैं नहीं। इसका मतलब 382 मल्टीप्लाई बाई 10,000। समझ में आ गया। देखिए सीधी सी बात है कि 150 का मतलब क्या होता है, 15 गुणा 10 होता है ना। तो अगर 1 जीरो तो 10 की गुणा, 1500 का मतलब गुणा 100, 15,000 का मतलब गुणा 1000। समझ में आ गया। तो जितनी जीरो है उतने मतलब 10 के साथ उतनी, मतलब जैसे 3 जीरो है तो 1 के साथ 3 जीरो लगाएंगे, 5 जीरो तो 1 के साथ 5 जीरो लगाएंगे। इसको इतना बोल सकते हैं, आप समझ में आ गया होगा आपके। अब इसके बाद देखते हैं, लेकिन अब हमें 10 की पावर के रूप में देखना है। 10 की पावर कितनी होगी, ये 4 हो गई, तो इसको बोलते हैं 10 की पावर 4। ठीक है, 10 को 10 की पावर 1, 100 को 10 की पावर 2, यानी जितनी जीरो होती है 10 की उतनी पावर होती है। अब हमें पावर मिल गई, दशमलव नहीं है,
लेकिन हम दशमलव को इसको यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है, इसको दशमलव को यहाँ बोल सकते हैं, 382.00 कितना बोल सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, दशमलव इधर चाहिए, तो 3.82 चाहिए गुणा 10 की पावर। अब 4 को बढ़ाना है घटाना है, उसके लिए मैंने पहले लिख दिया है, अगर इधर मूव कर रहे तो पावर बढ़ेगी, 4 में 2 जुड़ जाए तो 6 हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा और बढ़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको पूरे को देखते हैं। इसको हम बोल सकते हैं 382.0000, इतना तो दे रखा है, इसके बाद दशमलव लगा के 00 लिख दिया हमने। ये दशमलव हमने अपनी तरफ से लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू इतनी है, गुणा 1 कह सकते हैं, 1 का मतलब 10 की पावर 0 भी इतना बोल सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 0 का मतलब 1 है और 1 की गुणा करके तो कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी इसकी वैल्यू बराबर है। अब हम इसको दशमलव को यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, तो कितना ला रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 स्थान किसका रहे हैं, तो इसको बोलेंगे 3.82 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किसी संख्या को वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखते हैं। भाई थोड़ा और बढ़ते हैं, लेकिन हमने जो वैज्ञानिक पद्धति में बताया है कि भाई अगर सपोज कीजिए आपके सामने ऐसा आ जाए तो क्या करना है कि दशमलव से पहले 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। लेकिन अगर बाई चांस एक सवाल और ले लेते हैं, 0.5 अभी रुक जाइए थोड़ा बाद में लिखते हैं, 0.0528935 गुणा 10 की पावर 6। अब इसको करना है, इसको लिखवा रहा है कि वो दशमलव के मतलब वैज्ञानिक पद्धति में, तो हम दशमलव से पहले 1 अंक तो ला सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद तो बहुत सारे अंक है, तो हम इसको लिखेंगे 5.286935 गुणा 10 की पावर। जब पावर को इधर खिसका रहे तो बाएं हाथ को भी 4, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, दशमलव से पहले 1 अंक कर दिया, लेकिन अभी इसके बाद तो बहुत सारे अंक है, हमें 2 ही अंक चाहिए। तो जनरली क्या होता है, जो दशमलव के बाद बहुत सारे अंक होते हैं, तो तीसरे अंक को देखिए, अगर ये 5 है या 5 से बड़ा है, याद रखना 5 है या 5 से बड़ा है, तो इससे पहले की संख्या को 1 बढ़ा देंगे, बाकी सभी को गायब कर देंगे, तो इसको 5.29 बोल देंगे गुणा 10 की पावर, उतना ही रहने देंगे, इनकी अब कोई जरूरत नहीं है। अगर 5 या 5 से बड़ा है, तो अगर ये 4 है, 3 है, 2 है, तो ये 28 ही रह जाता। अगर यहाँ पर तीसरा अंक 2 होता तो ये 8 ही रह जाता, 5.28 ही रह जाता। अब ये कहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए इसके लिए हम ये मानते हैं कि हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए कहीं पर वस्तु का रेट लिखा हुआ है 5.28 रुपीज, ठीक है, 5.28 रुपीज। तो अभी देखिए, हालांकि अब तो इतना है कि 5 रुपए चलेगा या 6 रुपए चलेगा, लेकिन अगर पैसे भी होते तो 5.28 रुपीज में, तो इस 28 को क्या करते हैं, इसके पास के 10 के रूप में बदलना है। तो 28 पैसे क्या बोलेंगे हम, नजदीक में 20 पैसे, 20 पैसे या 30 पैसे, तो 30 पैसे इसको 30 मान लेंगे, तो पास वाली संख्या मान ली जाती है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए, मान लिया हमारे पास कह रहा है कि 3.2315, ठीक है। अब अगर हम इसको पास में मान रहे हैं तो 3.2315, तो अब 2315 है, 2315 को हमें सैकड़े में ही मानना है, ठीक है। तो इसके नजदीक 2300 होगा या 2400 होगा, तो आप सब समझ रहे हैं कि 2300 नजदीक है, तो 3.2300 मान लेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक वाले को हमने गायब कर दिया। अगर यहां होता 75, तो ये 2400 होता, तो 2400 24 मान लेते हैं, बाकी को 0 मान लेते हैं। तो इनको हम 0 के रूप में मानने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कि अगर आपके पास ऐसी कभी भी समस्या आ जाए, हालांकि आता नहीं, लेकिन अगर कभी आ जाए तो क्या करना है, तो 5.286935 10⁴ है। अब मैंने बताया कि आप तीसरे अंक को देखिए, अगर ये 5 है या 5 से बड़ा है, 5 है उसके बाद भी है, तो यानी कि आधे से ज्यादा हो चुका है, तो 5 या 5 से बड़ा है तो इसको 1 बढ़ाएंगे, और अगर ये 5 से छोटा है तो इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे, इन सभी को गायब कर देंगे। अब क्योंकि 5 से बड़ा था तो 29 कर देंगे।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा वैज्ञानिक पत्ती में कैसे लिखते हैं भाई। जैसा कि मैंने बताया इस चैप्टर में हम आपको अलग अलग वैरायटी के कई सारे सवाल बताने वाले हैं, तो प्लीज एक एक सवाल को ध्यान से देखना। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप पहले से जानते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनको आप जानते हैं लेकिन उससे बेहतर तरीके से करना आपको सिखाया जाएगा। तो देखते रहिए, अभी 2 ही सवाल में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी देखिए बिल्कुल सिंपल करना है कि गुणा भाग प्लस माइनस करना है दशमलव में। अब कैसे करते हैं, देखिए बोर्ड मैथ्स मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बोर्ड मैथ्स का भी यूज करना है। तो यहाँ पर प्लस कहाँ पर है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, 2 हिस्सों को हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो पहले हमें गुणा और भाग करनी है, तो पहले गुणा करें या भाग करें, एक ही बात होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं 0.24 डिवाइडेड बाई 0.0012। ठीक, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको समझाया जा सके नई चीज। देखिए अगर कभी आपको भाग करनी है तो पहले भाग करेंगे, हम इधर वाले हिस्से को देख लें, उसको बाद में देखेंगे। तो भाग करने का एक नियम होता है कि संख्या को संख्या से भाग दीजिए। 24 को 12 से काटें तो कितना आ गया, 2। ठीक है, ओके। इसके बाद ऊपर 2 अंक है, नीचे 4 अंक है। इस बार नीचे अंक फालतू है, अगर नीचे अंक फालतू है तो जितने अंक फालतू है उतनी 0 लगाएंगे, यानी इसका भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए, इसमें मैं भाग विधि एक और बता रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए 0.0006 है और यहां पर 0.2 है, तो हम 6 को 2 से भाग देंगे। 6 को 2 से भाग दिया, 3 आ गया। ठीक है, ऊपर कितने अंक है दशमलव, 1 2 3 4, नीचे अंक है 1, तो 4 अंक ऊपर 1 अंक नीचे, तो 4 में से 1 गया, 1 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, 3 बच गया, यानी 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। थोड़ा और देखते हैं। सपोज कीजिए, मैं पहले अभी भाग सिखा रहा हूँ, सवाल पर बाद में आ रहे हैं। सपोज कीजिए हमारे पास है 0.00015, 0.0003, तो 3 से 15 कितनी बार कटेगा, 5 बार। पहले 3 से 15 को भाग कर दिया। ठीक है, अब देखिए ऊपर 5 अंक है, नीचे 4 है, दशमलव के बाद ऊपर 5 है, नीचे 4 है, तो 5 ऊपर नीचे 4 घटाए तो 1, यानी 1 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, 0.5 आंसर आ गया। 1 अंक को छोड़ के दशमलव लगाना है। ठीक है, अब वही चीज थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अगर हमारे पास 0.0000, तो 3 से 15 को भाग दिया, कितना आ गया भाई, आंसर आ गया यहाँ पर 5। ठीक है, लेकिन ऊपर है 5 अंक, नीचे है 7 अंक, ऊपर 5 नीचे 7, इस बार नीचे फालतू है, तो नीचे जितने फालतू थे उतनी 0 लगा देते हैं, ये याद रखना। भाग समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हमने इसी विधि से, जैसा मैंने इसको बता रहा था, इसी विधि से हमने पहले इस वाले पोर्शन को भाग दिया, तो 24 को 12 से भाग दिया 2, ऊपर 2 अंक, नीचे 4 अंक, तो 200 आ गया। इसको गुणा किससे करना है, 0.003 प्लस करना है 0.1 इंटू 0.2। ठीक, भाग समझ में आ गया। अब गुणा और समझ लीजिए भाई। गुणा करते वक्त हमें क्या करना है, गुणा अंकों के अंकों में गुणा करनी है। जैसे 1 और 2 की गुणा 2 हो गई, फिर यहाँ 1 अंक, यहाँ 1 अंक, 2 अंक हो गए, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगी। ऐसे ही 3 और 2 की गुणा 6 हो गई। अब लेकिन इसमें 0 भी है, तो 3 और 2 की गुणा करें 6, जितने अंक है उनके 0 है उनको लगा लीजिए। ऐसे 0 जो बिना दशमलव वाले उनको लगा लीजिए। तो 3 2 6, 600 हो गया। 3 और 2 से गुणा 600 हो गया। अब यहाँ पर दशमलव के अंक थे 1 2 3, इसमें 3 अंक है, तो 1 2 3, ये 0 काउंट होगी क्योंकि हमने यहाँ पर काउंट किया इसको, तो 0.6 आ गया। अब इनको जोड़ दीजिए, तो 0.6 और 0.02 को जोड़े। बस याद रखना, जब दशमलव के अंकों को जोड़ रहे हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़ना। बहुत सारे 6 और 2 8 कर देते, गलत हो जाता है। तो 0.60 0.02, तो पॉइंट कितना आ गया, 0.62 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का भाई। ठीक है, इस सवाल के माध्यम से मैंने आपको दशमलव को सोल्व करना बताया है। प्लस कैसे किया जाता है, माइनस गुणा भाग कैसे करते हैं। मैंने भाग के तो कई सारे उदाहरण बताए इस सवाल के माध्यम से ही, लेकिन मैं आपको एक गुणा का एक चीज और बताने चाह रहा हूं, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि मैंने क्या कहा है कि आपसे गुणा करने के लिए कह रहा 0.002, 0.04, 100 गुणा 30, मान लीजिए इनकी गुणा करनी है हमें सभी की। तो पहले हम दशमलव भूल जाइए, 0 भूल जाइए।
दशमलव भूल जाइए, जीरो भूल जाइए, अंकों की गुणा करिए। 2 गुणा 4 8 गुणा 1 8 गुणा 3 24। ना तो दशमलव पर ध्यान देना, ना जीरो पर ध्यान देना, सिर्फ अंकों की गुणा करनी है। यानी 2 की गुणा करनी है, 4 की, 1 की और 3 की। 3 एकम 3 12 दूनी 24। ठीक है, उसके बाद ऐसे जीरो उठाइए जो दशमलव के बगैर है। कितनी है? 1 2 3 जीरो लगाने, ऐसे जीरो बगैर दशमलव वाली। अब आपको करना क्या है, ऐसे दशमलव के अंकों काउंट करते हैं। कितने? 1 2 3 4 5, 5 स्थान छोड़ के राइट हैंड से 5 गिनिए। 1 2 3 4 5, आंसर आ गया 0.24, क्योंकि दशमलव लगते ही ये जीरो खत्म हो जाता है आंसर में। ठीक है, एक और देखते हैं। 0.02 0.002 0.5 या 3 ले लेते हैं, और जीरो, इसको जीरो नहीं लिखते हम, डायरेक्ट 6 लिखते हैं। 600। मान लिया ये आ गया, इनकी गुणा करनी है। तो हमने क्या कहा, पहले दशमलव और जीरो इनको भूल जाइए। सोचिए ना दशमलव है ना जीरो, सिर्फ अंकों पर ध्यान दीजिए। 2 4 12 72। ठीक है, 6 3 18 दूनी 36 दूनी 72। ठीक है, गुणा कर। इसके बाद ऐसे 10 जीरो जिनमें दशमलव नहीं है, यहाँ दशमलव यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 जीरो लिख ली। अब दशमलव के अंक काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 छोड़ के दशमलव है, तो इधर से 6 लिखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 ही है, हमें 6 लगाना है। 5 तो है, इधर एक जीरो और लगाएंगे, यहाँ पर लगेगा। तो जैसे ये लगेगा ये तो रह जाएगा, लेकिन ये दशमलव जो बाद वाले जीरो होते हैं वो खत्म हो जाती है। तो 0.072 आंसर आ गया। ठीक है, अभी हमने इस सवाल के माध्यम से आपको गुणा और भाग बताया। प्लस कैसे होता है वो सभी जानते हैं, वो तो इजी चीज होती है। अब उसी हिसाब से एक बार फिर से हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमें करना क्या, पहले इसको करना है, इसको करना है। तो 24 को 12 से भाग दिया 2, ऊपर 2 अंक नीचे 5 अंक, सॉरी नीचे 4 अंक, ऊपर 2 नीचे 4, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगी। 2 फालतू है नीचे, गुणा 0.003 प्लस 0.1 गुणा 0.2। आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों की गुणा करते हैं। पहले 2 3 6, 600 हो गया। 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा, प्लस 1 और 1 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा। ठीक है, इतनी स्पीड से आप कर सकते हैं। ठीक, अब इनको देखिए, इसको भी चाहे तो ऐसे जीरो लगा सकते हैं, दशमलव के अंक बराबर कर सकते हैं, या 0.60 प्लस 0.02। ठीक है, तो 62 और 02, ठीक है, 60 और 02 को जोड़े तो 0.62 आंसर आ गया। दैट्स ऑल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसको प्लीज आप करके देखेंगे। 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.7 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई 0.2। ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, ठीक है। अगर आपने किया इसको ऐसे कि 7 और 7 की गुणा 49, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगी, प्लस 0.2 को 0.2 को 0.2 से भाग दिया तो 2 एकम 2, 1 अंक छोड़ के दशमलव लगेगी। यहाँ तक बहुत सारे भाई सही करते हैं, लेकिन फिर जल्दबाजी में गलती करते तो 49 और 50 कर देते हैं, 0.50 कर देते हैं, जो कि गलत आंसर है। ये नहीं करना भाई। मैंने अभी बताया कि दशमलव के अंक में जब जोड़ना है, या तो दशमलव के नीचे दशमलव रखिए, या दशमलव के अंकों को बराबर कीजिए। तो ये 49 है, ये 10 है, तो 49 और 10 जोड़े, यानी कि हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, इसको ऐसे भी तो जोड़ रहे हैं ना। दशमलव के नीचे दशमलव रख के दशमलव के अंक बराबर करेंगे तो कितना आ गया, बराबर आया 0.59 आएगा भाई। ठीक है, 0.50 नहीं आएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, दशमलव वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके पास बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति के पास 50 रुपए और 20 रुपए के 43 नोट थे। यदि उसके पास कुल धन 1400 रुपए था तो 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, या 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। भाई ऐसे सवालों को करने के बहुत सारे ट्रिक आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पर भी मिल जाएगी, अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं। लेकिन भाई आज हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो कहां पर काम करेगा, पहले उसको सुनिए। देखिए, इसमें एक सवाल है नोट वाला, एक होता गाय और मनुष्य के पैर और सिर वाला, एक होता जिसमें नंबर मिल रहे हैं, नंबर कट रहे हैं उस वाला, और एक दो जगह पर और भी चल जाता है। ये सारे सवालों के लिए आप अलग अलग ट्रिक याद करते हैं। मैं कह रहा हूं कोई ट्रिक याद मत कीजिए, आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। हर सवाल एक ही लाइन में हो जाएगा। याद रखना, लाइन एक यूज करनी पड़ेगी, लेकिन याद रखना जो हम एक तरीका बताएंगे वो हर जगह कामयाब होगा।
वरना तो आपको बार बार ट्रिक करनी पड़ेगी। और ये भी ध्यान रखना, मैं इस सवाल को 3 तरीके से आपको अलग अलग ट्रिक से भी बता सकता हूं, लेकिन आपको नुकसान हो जाएगा भाई। तो प्लीज समझने की कोशिश करना। वो अगर आपको ट्रिक सीखनी है तो बहुत सारे चैनल हैं जिन पर आपको ट्रिक मिल जाएंगी, लेकिन याद है कि जैसे ही सवाल बदलता है आपकी ट्रिक बदल जाती है। और हम चाह रहे हैं ऐसा तरीका जो एक ही तरीका हो, कम से कम 3-4 तरह के सवालों को हैंडल कर सके। तो इसलिए समझने की कोशिश करना। देखिए कौन कौन से नोट है, 50 रुपए के और 20 रुपए के। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नोट कौन से हैं। तो 50 रुपए के हैं और एक 20 रुपए के हैं। ठीक है, कुल नोट कितने, 43 है। कुल धन कितना, 1400 रुपए। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, कोई सी भी एक नोटों की संख्या ए मान लो। मान लीजिए ए है 50 के नोट, कुल 43 नोट है जिनमें से 50 के नोट ए हैं, तो दूसरे कितने रह गए, टोटल माइनस ए। याद रखना, एक को ए मानते हैं, एक को टोटल माइनस ए। टोटल कितने, 43 नोट्स हैं। नोट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। टोटल नोटों की संख्या 47 होती है, 47 माइनस ए होता है। टोटल नोटों की संख्या 28 होती है तो 28 माइनस ए होता। टोटल नोट 10 होते हैं, 10 माइनस ए होता। यानी कि ये मानकर चलिए कि एक व्यक्ति के पास 43 नोट है, 50 रुपए के और 20 रुपए के। उसने टोटल 43 नोटों में से 50 रुपए के नोटों को माइनस कर दिया, तो बचे किसके, 20 रुपए के नोट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ऐसे में एक होता ए, दूसरा होता टोटल माइनस ए। ओके, अब दूसरा देखिए। अभी अगर आपके पास 50 रुपए का एक नोट है तो कितने धन है, 50 रुपए। 2 नोट है तो कितना धन है, 100 रुपए। आप कहेंगे 50 रुपए के 2 नोट है, कितने धन है, 100 रुपए। यानी 50 गुना 2, पक्का। ठीक है, 50 रुपए के 3 नोट है तो कितने धन हो गए आपके पास, 150 रुपए। यानी 50 गुना 3। ओके, तो यानी कि जितने नोट हैं और उसमें 50 के गुणा करें तो कुल धन आ जाएगा 50 वाले से। तो इसमें कुल धन कितना हो गया, 50 है। इसमें कुल धन कितना हो गया, 20 गुना ये 20 के नोटों का धन, ये 50 के नोटों का धन, और इन सभी को जोड़े तो बराबर कुल धन 1400 रुपए। फिर से देखिए, एक होगा ए, दूसरा होगा टोटल माइनस ए। इसकी गुणा इसमें कीजिए, इसकी गुणा इसमें करिए, दोनों को जोड़कर बराबर कुल धन कर दीजिए। कभी सवाल गलत नहीं होगा, चाहे 50 रुपए 20 रुपए के नोट हो, चाहे 100 रुपए 500 रुपए के नोट हो, चाहे 100 रुपए का नोट हो, 2000 रुपए का नोट हो, चाहे ये कहे कि एक नोट 10 रुपए का, एक 200 रुपए का है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर सवाल यहां से जाएगा। आपको हर एक ट्रिक सोचने की जरूरत नहीं है। फिर से देखते हैं, मैंने क्या कहा, एक को ए मानिए, दूसरा टोटल माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसकी गुणा करेंगे, इसमें इसकी गुणा करेंगे, बराबर कुल धन हो जाएगा। कुल धन क्यों, वो भी मैंने बताया कि अगर 50 रुपए का एक नोट तो 50 रुपए, 2 नोट है तो 100 रुपए, यानी 50 गुना 2, तो कुल धन हो गया 50 से ये। ठीक है, अब आ जाते हैं मैम, इसको सोल्व करें। 50 ए प्लस 43 दूनी 86, 860 माइनस 20 ए बराबर 1400। ठीक है, इतना तो हो गया। अब 50 ए प्लस का 20 ए माइनस का, तो बचा गया 30 ए बराबर, इसको इधर ले जाएंगे, 860 उधर जाएगा तो घट जाएगा 540। 30 ए बराबर 540। ठीक है, जब 30 ए 540 के बराबर है तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए बराबर 540 बटे 30, 18। यानी 18 नोट किसके हैं, 50 के, क्योंकि हमने ये माना था। और बाकी 43 में से 18 गए, 43 में से 18 घटाएं तो 25 नोट 20 के। 18 नोट 50 के हैं, 25 नोट 20 के हैं, 20 रुपए के 25 नोट है। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत है भाई, नहीं है ना। ओके, ठीक। दूसरा सबसे अच्छा तरीका यही है भाई, लेकिन अभी देखिए हमने क्या पूछ रखा है। मैंने अब सवाल पर देखते हैं, एक 20 रुपए के नोट कितने हैं, तो हमने भी बताया था 20 रुपए के 25 नोट है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आपके पास दूसरा तरीका भी है। अब आपको पता है कि 20 रुपए के कितने नोट है, 25 है। वहां पर एग्जाम हॉल में नहीं पता होगा, यहाँ में पता है, तो ऑप्शन भी तो होगा। 20 रुपए के नोटों की संख्या 25 है, 20 है, 27 है, 30 है, इस तरह के 4 ऑप्शन देगा। ठीक है भाई, 4 ऑप्शन देगा ना ये 20 रुपए के नोटों की संख्या, तो आप इसको भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बस याद रखना कि ना तो सबसे छोटे को देखिए ना सबसे बड़े को, जो बीच की संख्या उनमें से कोई से को देखिए, जिससे आप 2 बार ऑप्शन चेक करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे हम 27 नोट मान लें, 27 नोट है 20 के, तो 50 के कितने हो गए भाई, 16 नोट। भाई टोटल 43 नोट है ना, 27 नोट 20 के हैं तो 16 नोट 50 के हैं। इससे ये कितना हो गया, 800 रुपए तो ये हो गया, और 27 दूनी 54, 540 ये हो गया, तो 8 5 13, 1340 रुपए हो गया।
ठीक है। अभी हमें 1400 करना है, तो 1400 करने के लिए बड़े नोट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसको बढ़ाइए, इसको कम करना पड़ेगा। यानी 27 तो है नहीं, 30 भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इसकी संख्या बढ़ाएंगे तो और कम हो जाएगा ना पैसा। तो हमें नोटों की संख्या किसकी बढ़ानी है? बड़ी नोटों की बढ़ानी है भाई। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपने एक चेक किया, 2 चेक हो गए। अब या तो ये है या ये है। अब जैसे ही हम इसको इनमें से कोई से दूसरे को रखेंगे तो पता चल जाएगा। अब हमने बताया कि भैया 25 नोट 20 के हैं, तो बचे कितने? 18 नोट 50 के हैं। 25 और 18 43 हो गया। 25 दूनी 50, इससे 500 रुपए बने इनसे, और इससे बने 900 रुपए। टोटल धन कितना हो गया? 1400 रुपए हो गए। आप ऐसे ही बता सकते हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑप्शन बाद की बात है, पहले आप तरीका समझिए। इससे अगर मैं शॉर्टकट भी बता सकते हैं भाई। चलिए तीसरा एक और बता देते हैं। मैं ट्रिक तो बता ही नहीं रहा भाई, समझने के बता रहा हूँ। ट्रिक तो बहुत सारे हैं, कोई किस तरह से बताएंगे, कोई किस तरह से बताएंगे, लेकिन मैं एक और देखते हैं भाई। अभी देखिए, आप देखते हैं कि या तो जैसे 43 नोट है, तो 43 नोट में एक 50 रुपए का नोट है, एक 30 रुपए का नोट है। अगर हम 50 की जगह 20 का ले तो 30 रुपए कम हो जाते हैं, और 20 की जगह 50 का ले तो 30 रुपए अधिक हो जाते हैं। एक नोट को बदलने पर 30 रुपए का अंतर आ रहा है, ये ध्यान रखना। एक नोट में कितने का अंतर आ रहा है? 30 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब या तो आप सारे नोट 50 के मान लो, सारे नोट 20 के मान लो। ठीक है, या तो सारे नोट 50 के मान लीजिए या 20 के मान लीजिए। तो मान लिया सारे नोट 50 के हैं, तो 50 के अगर 43 नोट होते तो कितना होता? 43 गुणा 50, 43 गुणा 50 2150 रुपए होते। ठीक है, अगर आप सारे नोटों को 50 के मानेंगे तो 2150 रुपए होंगे, लेकिन हमें चाहिए 1400 रुपए। हमें कितने कम करने हैं? 750 रुपए कम करने। ठीक है, एक नोट बदलने पर 30 रुपए, 50 की जगह 20 रुपए का नोट लेंगे तो 30 रुपए कम होंगे। तो 750 बटे 30 कितने भाई? 25। ठीक है, तो 20 रुपए के कितने नोट लगाने पड़ेंगे? 25 नोट रखने पड़ेंगे। आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आ गया। 20 रुपए के 25 नोट लगाने पड़ेंगे, 25 नोटों को बदलकर 20 रुपए का लाना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हो आप। ये समझने का हिसाब है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, सबसे अच्छा तरीका पहले वाला तरीका है। मैं आपको 3 तरीके बता चुका हूं, कहोगे तो और भी बता दिया जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका पहले वाला तरीका है, जिसमें हर चीज आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि ये वाला जो तरीका है, ये जिनका मैथ थोड़ा सा कमजोर है उनको प्रॉब्लम करता है। फिर से बोल रहा हूं मैं कैसे करना है। हमारे पास 50 रुपए और 20 रुपए के नोट है, तो कुछ नोट है 50 रुपए के, कुछ नोट है 20 रुपए के। फिर से मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूँ। तो किसी इसको ये मान लीजिए, इसको ये मान लीजिए। मान लिया हमने इसको ये माने तो भी कोई फर्क नहीं, इसको ये माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लिया हमने इसको ए माना। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 43 माइनस ए। इसमें 50 की गुणा करेंगे, इसमें 20 की गुणा करेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर 1400। करना वही है, इसमें इसकी गुणा, इसमें इसकी गुणा। इसको ये मानेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इसको ये मानेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखते हैं 43 गुणा 50 2150। ये थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 50 ए प्लस 20 ए बराबर 1400। ठीक है, अब देखिए माइनस का 50 है, प्लस का 20 है, माइनस का 30 है रह गया। इसको इधर ले गए तो बराबर माइनस का 750 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 30 से बराबर 750। भाई ये जाएगा उधर घट जाएगा। 1400 में से 2150 घटाया 750 आ गया। तो 30 से बराबर 750, ए के बराबर 25। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यही तरीका इस सवाल पर भी लग सकता है। मैं ये कह रहा हूं, हर सवाल के लिए आप तरीका बदलेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं एक ही तरीके को पकड़िए। किसी दुकान में कुछ 5 पैर वाली मेज है और कुछ 3 पैर वाले स्टूल हैं। उनके पैरों की संख्या 84 है और उनकी कुल संख्या 20 है। स्टूल और मेज की कुल संख्या 20 है, तो मेज कितनी है? आ जाते हैं। हमारे क्या क्या है? मेज है। मेज में कितने पैर है? 5। एक दूसरे क्या? स्टूल है। स्टूल में कितने पैर है? 3। ठीक है, मेज है और स्टूल है। तो मेज को ये मान लीजिए, जैसा हमने पिछले में किया। याद रखना, आप सवाल पर ध्यान देखना भाई। मैंने आपको कई तरीके बता दिए, लेकिन उन सभी को छोड़ दोगे अगर एक बार ये तरीका समझ में आ गया तो। एक बार तरीका समझ में आ गया, आप कहोगे इतने सारे सवालों को हम ऐसे कर सकते हैं। और यही नहीं, दूसरे चैप्टर के सवाल हैं। आपका चाल समय का सवाल है, रेलगाड़ी वाला, उसको भी आप कर सकते हो। इसमें बहुत सारी वैरायटी आ जाती है भाई। तो मेज है ए, स्टूल कितने हैं? स्टूल है 20 माइनस ए, टोटल में से ए घटाया। एक ए होगा, दूसरा टोटल माइनस ए होगा। समझ में आ गया? ओके। मेज में कितने की गुणा? 5 की। स्टूल में कितने की गुणा? 3 की, क्योंकि स्टूल में 3 पैर है। और इन सभी को जोड़े तो बराबर कुल पैर कितने हो गए? 84।
एक ये दूसरा टोटल में इनमें से, इसमें 3 की गुणा, इसमें 5 की गुणा, वहां रुपए की गुणा हो रही थी, यहाँ पैरों की गुणा हो रही है, बराबर 84। तो 5A प्लस 60 माइनस 3A बराबर 84। इसको इधर ले जाइए, 3A और 5A का मतलब 2A बराबर 24। 60 उधर घट गया, 24 बढ़ गया, 2A बराबर 24, तो A बराबर 12। मेज कितनी है? 12। स्टूल कितने? 8, क्योंकि टोटल तो 20। देख लीजिए भाई, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी तरफ से। एक और सवाल देखते हैं भाई। किसी स्थान पर कुछ 8 पैर वाली मकड़ी और कुछ 4 पैर वाली गाय है। उनके पैरों की संख्या 148 और सिरों की संख्या 23, तो मकड़ियों की संख्या कितनी है? आप इसको ट्राई करेंगे भाई उसी तरीके से जो हमने बताया है। कोई ट्रिक मत लगाना प्लीज। मैं कह रहा हूं कि एक ही तरीके से बहुत सारे सवाल कराने वाला हूं। ओके भाई, आ जाइए। किसी स्थान पर कुछ 8 पैर वाली मकड़ी है, कुछ 4 पैर वाली गाय है, जिनकी सिरों की कुल संख्या 43 है। मकड़ी कितनी होगी? A, तो सिर कितने होंगे? 23 माइनस A, यहाँ पर 23 दे रखा। मकड़ी A गाय होगी 23 माइनस A। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। मकड़ी में कितने की गुणा? 8 की। गाय में कितने गुणा? 4 की। दोनों को जोड़े थे 148, 148। ठीक है, 8A प्लस 92 माइनस 4A बराबर 148। अब 4A और 8A घट गया तो 4A आ गया, और 92 को इधर घटाएंगे हम तो कितना आ गया? 56 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई, 4A बराबर 56, तो A के बराबर 56/4 यानी 14। तो मकड़ी कितनी है? 14 है। 23 में से 14 मकड़ी है, 9 गाय है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, ओके। तो देखिए वही तरीका अपना रहे हैं हम अभी। सवाल की लैंग्वेज बदल रही है लेकिन करने का तरीका नहीं बदल रहा। एक्स्ट्रा कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। हाँ, ये लग रहा है कि आपको थोड़ा सा बढ़ गया है, बाकी तो कैलकुलेशन यही है। इस समीकरण को सोल्व करना है, जितना जल्दी कर देंगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन भाई 100% श्योरिटी है, और मैथ में हम 100% श्योरिटी को लेकर ही चलते हैं। 99% में गड़बड़ होती है भाई, 100% सही रहना चाहिए। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी अभी तक आपकी। थोड़ा और बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। किसी स्थान पर कुछ गाय और कुछ पुरुष हैं, उनके पैरों की संख्या उनकी आंखों की संख्या से 34 अधिक है, तो गायों की संख्या कितनी है? ठीक है, फिर से देखते हैं। किसी स्थान पर कुछ गाय और कुछ पुरुष हैं, उनके पैरों की संख्या आंखों की संख्या से 34 अधिक है, तो गायों की संख्या कितनी है? ट्राई कीजिए भाई। ओके, देखिए भाई, सपोज कीजिए मान लिया हमारे पास गाय और पुरुष रहते हैं। ठीक है, देखिए मान लिया हमारे पास एक गाय है, एक पुरुष है, तो इसके पैर कितने हुए? 4। इसके पैर कितने हुए? 2। पैर हो गए 6। आंख कितनी होगी? इसके भी 2, इसके भी 2। आंख कितनी होगी? 4। ये मैं समझाने के लिए हाथ से बता रहा हूं। यानी कि पैरों की संख्या से गाय आंखों की संख्या से पैरों की संख्या 2 ज्यादा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं। 2 का अंतर आया, ध्यान से देखना। अब हमने क्या करा? पुरुष की संख्या को एक और बढ़ा दिया। चलो 2 और बढ़ा दिया, 3 पुरुष कर दिए। गाय 1 है, इसके पैर कितने हो गए? इसके हो गए 4, इनके कितने हो गए? 6। आंख कितनी हो गई? आंख हो गई 2, इनके आंख हो गई 6, क्योंकि एक पुरुष के 2 आंख, तो 3 पुरुषों के 6। तो टोटल पैर कितने हो गए? 10। आंख कितनी होगी? 8। कितने का अंतर है? 2 का। पहले भी 2 का अंतर था, अभी भी 2 का अंतर है। अगर पुरुष की संख्या हम और बढ़ा लें, यहाँ 30 कर दें, तो ये 60, ये 60, यानी कि ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो ये हो गया 64 और ये हो गया 62। अभी भी 2 का अंतर है। यानी पुरुष की संख्या बढ़ने से आंखों की और पैरों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उतना ही अंतर रह रहा है। अब थोड़ा सा हम गाय की संख्या पर ध्यान देते हैं। गाय की संख्या पर, गाय है हमारी 1 की बजाय हमने 2 कर दी, पुरुष 1 रखते हैं, तो इसके पैर कितने हो गए भाई? पैर हो गए इसके 8। 2 गाय के 8 पैर, पुरुष के 2 पैर। आंख कितनी हो गई? 2 गायों के 4 आंख, पुरुष के कितनी हो गई? 1 पुरुष के 2, तो ये हो गए 10 और ये हो गया 6। इस बार 4 का अंतर आ गया। यानी कि जैसे हमने गाय की संख्या में चेंज किया, आंखों की संख्या और पैरों की संख्या का अंतर चेंज होने लगा। क्यों हो रहा भाई? देखिए
अब ये तो हमने आपको सिद्ध करके दिखाया। पुरुष और गाय की बात करते हैं। पुरुष की बात करिए, पुरुष के 2 पैर होते हैं, 2 ही आंख होती है। तो जितने भी पुरुष लाइए, जितने पैर बढ़ेंगे उतनी ही आंख बढ़ेंगी, जितनी आंख बढ़ेंगी उतनी ही पैर बढ़ेंगे। 15 पुरुष तो 30 पैर 30 आंख, 35 पुरुष है तो 70 आंख है, 70 ही पैर है। 100 पुरुष है तो 200 आंख है, 200 ही पैर है। तो पैरों में और आंखों में कोई अंतर नहीं आएगा पुरुष के बढ़ने से। अंतर कब आएगा? गाय के बढ़ने से। अगर एक गाय है तो उसके 4 पैर है, 2 आंख है, तो एक गाय के, पुरुष से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको हम हटा देते हैं। एक गाय के 4 पैर है, 2 आंख है, तो एक गाय आने से 2 आंख पैर बढ़ जाते हैं आंखों की अपेक्षा। अगर गाय 2 है तो 8 और 4 है, यानी 4 बढ़ गए। 3 है तो 12 और 6 है, यानी 6 बढ़ गए। समझ में आ गया भाई? तो एक गाय के आने से पैरों की संख्या आंखों की संख्या से 2 बढ़ती है। 2 आएंगी तो 4 बढ़ेगी, 3 आएंगी तो 6 बढ़ेगी। और यहाँ पर कितनी अधिक है? 34 अधिक है। तो इसका मतलब गाय कितनी है? 17 है, क्योंकि एक गाय से 2 का प्रभाव पड़ रहा है। तो 34 का प्रभाव कितने से बढ़ेगा? 17 गाय से। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया। तो आगे से ये ध्यान रखना, अगर ऐसा सवाल आए तो हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना। मैंने समझाने में बहुत टाइम लिया, इसीलिए लिया जिससे कि आपको करना ना पड़े सवाल। अगर कह रहा है कुछ पुरुष और कुछ गाय हैं, पैरों की संख्या आंखों की संख्या से जितना भी अधिक है उसका आधा कर दीजिए। 17 आ गया, 17 अधिक है यानी 17 गाय हैं, 34 अधिक है। तो अगर ये कहता कि पैरों की संख्या आंखों की संख्या से 50 अधिक है तो गाय हो जाती 25। अगर 68 अधिक है तो गाय हो जाती 34। मेरे समझ में आ गया होगा भाई? ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अभी देखिए, ये उसी से मिलता जुलता सवाल है। किसी परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 7 अंक मिलते हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक विद्यार्थी ने 81% हल किए और उसके कुल 468 अंक मिले, तो उसके कितने % ठीक थे? ट्राई कीजिए भाई, आपको सही, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक करेंगे, तो बड़े ध्यान से करना। ओके भाई, ठीक है। अभी देखिए, उसने कुल कितने % हल किए? 81 प्रश्नों में उसके कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। तो हमें कुछ उसके % सही हैं, कुछ कैसे हैं? गलत हैं। तो सही % कितने? A। तो गलत कितने हैं? 81 - A। ठीक है। सही % के लिए कितने मिल रहे हैं? 7 अंक। गलत अंक के लिए 2 अंक, गलत प्रश्न के लिए 2 अंक। लेकिन ये मिलते नहीं, काट लिए जाते हैं। ये तो नेगेटिव हो रहा है ना, तो बस ये ध्यान रखना, इसमें माइनस करेंगे, क्योंकि इतने अंक मिले और इतने घटाने पड़े। गलत के तो घटेंगे ना, माइनस होंगे, कम होकर ले जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो माइनस कर देंगे इसको पूरे में से, और बराबर कुल अंक कितने होते हैं? 468। ठीक है, तो आ जाते हैं 7A - 162 -2 प्लस -1 का प्लस का 2A बराबर 468। ठीक है, फिर से देखते हैं। 7A माइनस का 162 -2 -1 की गुणा करें तो प्लस का 2A हो गया बराबर 468। 7A और 2A प्लस के हैं तो 9A हो गया बराबर 162 और 468 जोड़ना है। ये माइनस का उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 0 6 दूनी 12 1 13 1 530। ठीक है, शायद कहीं मतलब शायद ये प्रिंट मिस्टेक है, कोई बात नहीं। हम 530 8 2 10 6 2 12 1 13 4 1 सॉरी 5 और 6 सॉरी, ठीक है। यहाँ पर 630 आएगा, इसको हम 630 करते हैं। ठीक है, तो 9A बराबर 630, तो A बराबर कितना हो गया? A बराबर आ गया 630/9, आंसर आ गया 70। और उसके 70% ठीक थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, अभी हमने फिर से बोल रहे हैं भाई, बस बिल्कुल सेम तरीका है। बस याद रखना, जब नेगेटिव अंक कर रहे हैं तो यहां पर माइनस हो रहा है, और सभी सवालों में प्लस हुआ था, बाकी इसमें माइनस हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है भाई। उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर आप किस किस को कर सकते हैं? सिर पैर वाले सवाल कर सकते हैं, नोटों वाले सवाल कर सकते हैं, मेज स्टूल वाले सवाल किया आपने, और प्रश्नों के लिए सही अंक और गलत अंक वाला भी सवाल किया। सवाल ऐसा भी आ सकता है, एक उदाहरण ऐसे ही बता रहा हूं ओरली, कि भाई एक मजदूर है और इसको इस शर्त पर काम पर रखा गया कि जिस दिन वो काम करेगा उसको 500 रुपए मिलेंगे, जिस दिन वो काम करेगा उसको 500 रुपए मिलेंगे, और जिस दिन वो छुट्टी करेगा उसके 100 या 150 रुपए काट लिए जाएंगे। ठीक है, उसने पूरे 30 दिन में से कुछ दिन काम किया, कुछ दिन छुट्टी की, इतने रुपए मिले।
उसको भी इसी ढंग से करेंगे। काम करने में इतना ए हो गया, टोटल हो गया 30 माइनस ए, ठीक है। दूसरा हो गया काम के दिन हो गए ए, छुट्टी के दिन हो गए 30 माइनस ए, इसमें इतने की गुणा काम में और छुट्टी के दिन में इतने की गुणा माइनस में करके बराबर कुल धन कर दो, ये भी हो जाएगा भाई। मतलब बहुत तरीके से सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके से पूछा जाए, आप आराम से, बड़े आराम से इन सवालों के आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपने तरीके को सीख लिया है। तो मेरे कहने से प्लीज जितने भी ये सवाल हैं इनको एक बार, जितने मेरे हैं मैंने आपको दिए हैं, इनको भी करना है। अगर आपकी किसी भी किताब में दे रखे हैं तो उनको भी इसी तरीके से करना है। एक बार अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो भैया जी गारंटी है आपको इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ये कभी कठिन नहीं लगेगा। और नहीं भी समझ में आ रहा तो फिर ऑप्शन भी है भाई, ठीक है। चलिए दूसरी चीज पर आते हैं। एक बात और भाई, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, अभी कर दीजिए, बाद में हम भूल जाएंगे। ओके भाई, उम्मीद है आपने लाइक भी कर दिया होगा, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर अच्छा लग रहा तो। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो भाइयों कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, लेकिन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो आज की वीडियो को हम इतना ही करते हैं। ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो बाकी क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।